खान के 11 गुर्गे हिरासत में हैं। पुलिस ने 13 लाख रुपए जब्त भी किए हैं। तो 6 थानों की पुलिस रेड में शामिल रही। प्रिंस खान के संगठित गिरोह के नेक्सस को ध्वस्त करने में पुलिस जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता इस वक्त संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, प्रिंस खान पर पुलिस का ये शिकंजा कसा गया है, क्या कुछ फिलहाल और जानकारी आपके पास है? फिलहाल तो जिन 11 लोगों को हिरासत में लिया है उससे अब जो है तो कड़ी पूछताछ की जा रही है। 14 जो ठिकानों पे छापेमारी की गई, सब जो है तो प्रिंस खान के बिजनेस पार्टनर थे, जो रंगदारी के पैसे वसूले जाते थे, उससे जो है तो संपत्तियों को खरीदा जाता था और इसकी सूचना पुलिस को लगी। और फिलहाल पुलिस के पास इन 14 बिजनेस पार्टनरों के अलावा भी अभी दर्जनों ऐसे लोगों की जो सूची तैयार की है, उन सभी जगहों पे छापेमारी की जाएगी। क्योंकि प्रिंस खान जो लगातार रंगदारी को लेकर धनबाद में आतंक मचाए हुए हैं, व्यापारियों को जो निशाना बनाते, उसे लेकर धनबाद पुलिस लगातार इन दिनों जो है तो अपना शिकंजा कस रही। धनबाद के पुलिस जो है इसे लेकर अभी जो है लगभग कम से कम 2 दर्जन से अधिक उनके जो सक्रिय गैंग से जुड़े हुए सदस्य उनको गिरफ्तार किए। और उन लोगों से जब पूछताछ हो रही है तो कई पर्चे खुल रही है और उसके बाद जो है ये छापेमारी की जा रही है। 14 जगहों पे एक साथ पुलिस जो है तो तड़के 3 बजे छापेमारी शुरू की थी और लंबी छापेमारी के बाद 11 लोगों को हिरासत में लिए। फिलहाल पुलिस ने 13 लाख रुपए भी जब्त किए और कहा जा रहा है कुछ सिर्फ जमीन से खरीद बिक्री के दस्तावेज भी पुलिस को हाथ लगे। पुलिस अब ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि जिन रंगदारी के पैसों से कहां संपत्ति खरीदी गई थी इन बिजनेस पार्टनरों से, उनको वो जब्त करने का प्रयास करेगी। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई से प्रिंस खान के जो किले हैं वो ध्वस्त होने की स्थिति में आ गई है और प्रिंस खान जो कि व्यापारियों के लिए एक दहशत बना है, कहीं ना कहीं इससे व्यापारी तबका जो है तो कुछ न कुछ राहत के साथ जरूर लगी। जी बिल्कुल संजय, और व्यापारियों के लिए कदम उठाया गया क्योंकि लगातार इस तरीके से व्यापारियों पर हमले किए जा रहे थे। उनके संगठित गिरोह के नेक्सस को भी ध्वस्त किया गया है। और क्या जानकारी है और जो गुर्गे उनके साथ जो जुड़े हुए, क्योंकि 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और लोगों की गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है? क्योंकि प्रिंस खान अब केवल धनबाद जिले तक सीमित नहीं है। प्रिंस खान अब झारखंड के अलग अलग जिलों में भी रंगदारी को लेकर जो है तो व्यापारियों को जो है तो टारगेट करने का काम करे और यही कारण है कि धनबाद पुलिस उन सभी नेक्सस को ध्वस्त करने में लगी हुई। एक लंबी सूची तैयार की गई है। हो सकता है कि जो 14 पार्टनर धनबाद में है वहां पर छापेमारी अभी केवल चली है, लेकिन जो सूची है ऐसा भी संभावना है कि जो जिले के बाहर इनके सदस्य उन जगहों पर भी पुलिस छापेमारी करेगी। और पुलिस ने इसको लेकर एक एसआईटी का गठन कर लिया और अलग अलग टीम जो है तो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और धनबाद एसएसपी खुद जो है तो इसकी निगरानी कर रहे हैं। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए संजय, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चले बात अब घाटशिला उपचुनाव की कर लेते हैं। देखिए, घाटशिला उपचुनाव को लेकर के दोनों दल ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शाम 4 बजे घाटशिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज घाटशिला में 2 रोड शो करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। घाटशिला में लगातार केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा यादव समेत कई सांसद ताबड़तोड़ कार्यक्रम कर रहे हैं। बंगाल के विधायक दल के नेता शुवेंदु अधिकारी भी कल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो चुनाव से पहले ये बड़ी तैयारी और लगातार अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का जो ये अभियान है वो चल रहा है। घाटशिला का उपचुनाव बेहद ही इस बार दिलचस्प बना हुआ है क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी का कार्यक्रम है, वो मूसाबनी में आज जनसभा को संबोधित करेगी। साथ ही उड़ीसा के डिप्टी सीएम वो भी आज कई जगह वो कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वो घाटशिला में उत्कल समाज के साथ बैठक करेंगे और वोट की अपील करेंगे। उसी तरह इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल आदरणीय रघुवर दास जी भी आज रोड शो करेंगे। उनका रोड शो जादूगोड़ा में है और घाटशिला के टाउन में है। तो इसी तरह से आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का कार्यक्रम लगा हुआ है। फिर कई वरिष्ठ नेता, बड़े बड़े नेताओं का कार्यक्रम लगा हुआ है। तो इतना निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सभी बड़े नेताओं को घाटशिला के इस मैदान में, चुनावी मैदान में उतार चुकी है और यहाँ की जनता ने भी बंद बना लिया है कि इस बार घाटशिला की धरती पे कमल फूल जरूर खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का झंडा यहाँ लहराता हुआ दिखाई देगा। देखिए, घाटशिला उपचुनाव का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है और सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रही है और ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रही है। जेएमएम के विधायक समीर मानती ने सरकार की योजना बता करके जेएमएम उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की।
वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कई दिग्गज नेता घाटशिला की जनता के बीच कार्यक्रम कर अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। बीजेपी पार्टी पूरा देश को घाटशिला ले आने का तैयारी कर रहा है। 12 राज्य का मुख्यमंत्री को लोग लाने का तैयारी किया। आज शायद 2 मंत्री का मुख्यमंत्री का एंट्री हो गया है। अब इसी में आपको पता चल जाएगा कि कितना निराश है, कितना हताश है, कितना आहत है और कितना कमजोर है। और हम तो ये कह रहे हैं कि घाटशिला के लोग सिर्फ और सिर्फ 11 तारीख का इंतजार करके कितना जल्दी ये दिन आएगा। हम एक अच्छे, एक शिक्षित बेटा को समर्थन देके हम लोग उसको विजय बनाएंगे। ये सरकार जो है ना, पूरी की पूरी भ्रष्ट सरकार है और भ्रष्टाचार में लिप्त है और अपराधियों की सरकार है और अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है। इस तरह से आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है और निश्चित रूप से इस बार घाटशिला की जनता जो है इनको जो है औकात दिखाने का काम करेगी और इनको हरा करके एक प्रदेश में मैसेज देने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार यहाँ बनने जा रही है। तो घाटशिला उपचुनाव पर इस वक्त सबकी नजरें टिकी हुई है। झारखंड के घाटशिला उपचुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने यह कहा है कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता है। सुरक्षा को लेकर के प्रशिक्षण तक हर स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। घाटशिला उपचुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी पोलिंग कर्मियों की ट्रेनिंग पूरी कर ली गई है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत सुरक्षा के सभी मापदंडों को लागू किया गया है। इलेक्शन कराने के लिए सभी पोलिंग कर्मी का ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। साथ में सुरक्षा का दृष्टिकोण में क्या क्या व्यवस्था करना था, सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या करना, उसका मॉनिटरिंग क्या क्या करना, वो सब कुछ भी वो कमीशन का एसओपी के अनुसार, मैनुअल के अनुसार पूरा कर दिया गया। एक शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कितना व्यवस्था कराया गया, उसके साथ साथ में वो तीनों ऑब्जर्वर अभी वो घाटशिला में स्टेशन है, उनका मॉनिटरिंग में भी अपने चुनाव का कमीशन का कितना मैनुअल का इंस्ट्रक्शन है उसका पूरा तरह से इन्फोर्स किया जा रहा है। एक शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरा तरह से प्रशासन तैयार है। चलिए अब सियासी खबर का रुख करते हैं। झारखंड में अनुसूचित जाति आयोग के पुनर्गठन की मांग करते हुए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा और इस पर झारखंड की राजनीति गर्माती दिख रही है। जेएमएम ने जहां जल्द फैसला लेने का भरोसा दिया है, वहीं बीजेपी ने अब तक की अनदेखी पर सवाल उठाए हैं। इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी वित्त मंत्री को सलाह देते नजर आ रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यही वो पत्र है जिसे लेकर झारखंड की राजनीति गरमाई हुई दिख रही है। इस पत्र को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम लिखा है और इसके जरिए राज्य में अनुसूचित जाति आयोग के पुनर्गठन की मांग की। राधा कृष्ण किशोर ने झारखंड में एससी समाज की स्थिति एसटी वर्ग से बदतर बताई है। जो स्थिति यहाँ आदिम जनजाति की है, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो, उससे भी खराब स्थिति अनुसूचित जाति में जो उपजाति है, भूइयां हैं, मुसहर हैं, उनकी स्थिति इनसे भी ज्यादा खराब है। सीएम को पत्र लिखकर राधा कृष्ण किशोर ने एससी समाज की हालत को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की। साथ ही बीजेपी की सरकार पर आयोग बनाने के बाद उसे क्रियाशील नहीं करने के आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी को वोट लेना था तो कागज में तो नियमावली भी बना दिया गया, आयोग का गठन कर दिया गया, उसके लिए एचईसी में एक ऑफिस भी खोल दिया गया, लेकिन कभी ये फंक्शनल नहीं रहा कि ऑलरेडी जो पहले बन चुका है उसको फंक्शनल करिए, उसको पुनर्जीवित कर दीजिए। वित्त मंत्री के पत्र पर जेएमएम ने हेमंत सोरेन को संजीदा मुख्यमंत्री बताते हुए जरूर और जल्द फैसला लेने की बात कही। दूसरी ओर बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर 6 साल में भी गठबंधन में शामिल दलों की मांगों को अनदेखा करने का आरोप लगाया। इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राधा कृष्ण किशोर को केवल बात करने की जगह कैबिनेट में चर्चा करने की सलाह दी। अपनी भावनाएं रखी हैं सरकार के सामने, निश्चित रूप से सरकार इस पर संज्ञान लेगी। बहुत सारे आयोग का गठन का अभी पाइपलाइन में है, प्रक्रिया में है,
जी 6 वर्षों से लगातार शासनकाल में है और जब उनके ही कैबिनेट के सहयोगी कह रहे हैं कि 6 वर्षों में भी साहब आप बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं एससी की स्थिति को सुधारने में, तो मुख्यमंत्री जी के लिए पास क्या बचता है? या तो वो इस्तीफा दे दे या जो मंत्री आरोप लगा रहे हैं उनका इस्तीफा ले ले। माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध करेंगे कि आप उस समाज से आते हैं, उस समाज की भलाई के लिए काम कीजिए और जो हो सकता है सरकार से वो करवाइए। कैबिनेट में वो लोग बैठते हैं, कैबिनेट में सारी बातों की चर्चा होती है, तो इस पर भी करनी चाहिए। वित्त मंत्री ने अनुसूचित आयोग की हालत में सुधार को लेकर पत्र लिखा है, लेकिन इस पर सियासत गरमाती दिख रही है। अब देखना है कि वित्त मंत्री के पत्र पर सीएम क्या एक्शन लेते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। देखिए, देश भर में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ अभियान जल्द शुरू करने का फैसला किया। झारखंड कांग्रेस ने यह कहा है कि 75 लाख मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है और इसके खिलाफ देश भर में विपक्षी पार्टियों ने एसआईआर के खिलाफ अभियान चलाने का फैसला किया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस घुसपैठियों के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश करती है और इसीलिए महज 2 से 3 राज्यों तक सिमट कर रह गई है। अपने एजेंडे के तहत घुसपैठिए बोलते रहती है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार की जनता ने एसआईआर के खिलाफ एफआईआर तक किया है। हम जल्द ही इसको लेकर के गहन पुनरीक्षण को लेकर के हमने बूथ स्तर तक बीएलए की नियुक्ति की है और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास रहेगा कि जो देश भर में अभियान चल रहा है वोट चोरी को लेकर के, उसको जोड़ते हुए पुनरीक्षण का काम जो है सही तरीके से नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता पर हम सवाल लगातार उठा रहे हैं। और ये एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं साहब, यानी कांग्रेस जो है वो देशद्रोहियों की भाषा बोल रही है। अब मरे हुए लोगों से, घुसपैठियों के, पलायन कर गए लोगों के वोटों से अगर चुनाव जीतना चाहे ना साहब, तो समझ जाइए कि आपके पतन की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस अपने घर को पहले बचाए, 1-2 राज्यों में सिमट गई है और कहाँ 3 लोकसभा चुनाव में उसको मिलाकर उतने सीटें आई जितने हमें सिर्फ इस बार आई। तो पहले लोकतंत्र की जगह अपने अस्तित्व को बचा ले कांग्रेस। देखिए, गिरिडीह में सहायक अध्यापक संघ की ओर से मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के आवास घेराव की घोषणा पर प्रशासन सतर्क हो गया है। कानून व्यवस्था के तहत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के आवास के 500 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। 4 से 6 नवंबर तक 5 से अधिक लोगों के जुटने पर रोक लगाई गई है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू किया गया है। वेतन के लिए माननीय मंत्री श्री सुदिव्य कुमार नगर विकास आवास विभाग तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, इनका गिरिडीह का जो इनका निजी आवास है, इनके ऊपर सहायक शिक्षकों द्वारा घेराव किए जाने की एक सूचना मिली है। हम इसके बारे में इंक्वायरी कर रहे थे, तब हमें ये पता चल रहा है कि इस एरिया में मतलब एसडीएम गिरिडीह सदर, इनके द्वारा ऐसे आंदोलन या घेराव या किसी भी मूवमेंट का कोई भी सूचना यहाँ पे प्राप्त नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी दरों में कटौती के बाद झारखंड में जीएसटी कलेक्शन में कमी देखने को मिल रही है। पिछले अक्टूबर के मुकाबले इस बार करीब 456 करोड़ यानी कि 15% की गिरावट देखी गई है। विपक्षी बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए इसे गलत आर्थिक नीतियों का परिणाम बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि पड़ोसी राज्य की अगर हम बात करें, बिहार की बात करें, तो बिहार में जीएसटी का कलेक्शन 3% बढ़ा है। वहीं कांग्रेस ने यह भी कहा है कि जीएसटी कलेक्शन में गिरावट चिंता का विषय है क्योंकि तमाम सरकारी योजनाओं के राजस्व से ही गति मिलती है। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि जीएसटी में विसंगतियों को अभी तक दूर नहीं किया गया है, जिससे कि इस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं। जीएसटी का कलेक्शन झारखंड में अक्टूबर महीने की अगर हम बात करें तो 15% गिर गया। ये सिर्फ सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। आप देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी का कलेक्शन जीएसटी में दी गई छूट के बाद 4.5% से ज़्यादा बढ़ा है। अब दूसरी जगह की बात छोड़िए ना साहब, पड़ोसी बिहार में जीएसटी का कलेक्शन 3% बढ़ा है।
लेकिन झारखंड में प्रति व्यक्ति आय अभी भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने अपनी नीतियों के कारण प्रति व्यक्ति आय को इतना नीचे करके रखा है कि यहाँ बाइंग कैपेसिटी कम होती जा रही है। और वैसे भी टेक्निकली देखें तो झारखंड एक इंडस्ट्रियल कोल, आयरन ओर और ये सारे जो मिनरल्स है प्रोड्यूसिंग स्टेट है। लेकिन जीएसटी का कलेक्शन अगर 15% गिरा है तो मुख्यमंत्री जी को विचारना चाहिए कि यहाँ के लोगों की आय कैसे बढ़े ताकि उनकी बाइंग कैपेसिटी कैसे बढ़े। जीएसटी में 15% का गिरावट निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि सारी विकास की योजनाएं जो हैं रेवेन्यू कलेक्शन पर डिपेंडेंट रहती है। जीएसटी में केंद्र की सरकार ने जीएसटी स्लैब में जो परिवर्तन किया और जिस तरह से देश भर में उत्सव मनाए गए, जीएसटी उत्सव, ये साबित करता है कि उसका नतीजा यही हुआ कि जीएसटी के कलेक्शन में गिरावट आई है। इसी बीच देखिए गुमला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिशनपुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। बेकाबू हाईवा गड्ढे में गिर गई है। जेसीबी लेकर के जा रही थी हाईवा। हादसे में हाईवा चालक घायल हो गया है। घायल ड्राइवर को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। पुलिस टीम की तरफ से रेस्क्यू अभियान भी चलाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं, जहां बिशनपुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। बेकाबू हाईवा गड्ढे में गिर गई। जेसीबी लेकर के जा रही थी यह हाईवा। हादसे में हाईवा चालक घायल है, जिसे अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। पुलिस टीम की तरफ से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये काफी ज्यादा भयानक तस्वीर है, जहां देखिए किस तरीके से हाईवा गिर गई है। बेकाबू हाईवा गड्ढे में गिरी है। जेसीबी लेकर के ये हाईवा जा रही थी और इसी दौरान ये हादसा हो गया। हादसे में हाईवा चालक घायल है। अस्पताल में चालक का इलाज जारी है। तो पुलिस टीम ने रेस्क्यू अभियान भी चलाया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त गुमला से बता रहे हैं, बिशनपुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। इसी बीच देखिए देवघर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीमेंट दुकानदार पर फायरिंग की गई है। गोलीबारी में दुकानदार घायल हो गया है। 3 से 4 अपराधियों ने फायरिंग की। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुखिया पति समेत 3 लोगों पर यह आरोप है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल भी देखा जा रहा है। मोहनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। देवघर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीमेंट दुकानदार पर फायरिंग की गई। और ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। गोलीबारी में दुकानदार घायल हो गया है। 3 से 4 अपराधियों ने ये फायरिंग की। फिलहाल दुकानदार का इलाज जारी है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो दो बाइक से आया अनिल कुमार यादव, मुखिया पति भोंगा पंचायत का, गिरधारी यादव पुरावा का, पिता कंठी यादव और मुकेश यादव जोकेला सरैया हाट का। अचानक धड़ाधड़ चारों हाथ निकाला पिस्टल और चलाने लगा। एक आदमी को नहीं पहचान पाया तो हम भागने लगे, चिल्लाने लगे। हजारीबाग के पद्मा प्रखंड के सिंघानिया गांव में पारिवारिक विवाद के दौरान हुई मारपीट में गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया। आरोपियों पर हथियार से हमला करने का आरोप लगा है। महिला और एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने आवेदन लेकर के जांच शुरू कर दी है। घर के आगे एक भेड़ था, मेरे घर के आगे भेड़ है आ रहा है, उसके ऊपर वो बांस का बगान लगाना चाहता था तो वो लगा लिया। उसके बाद फिर वहाँ बगल में सरकारी पेड़ पौधा लगा हुआ था तो वो कबाड़ के बिगना चाहते थे। तो पहले का बात ये था, तो उसको हम फोन करके बोले कि चाचा आप आदमी वगैरह बैठा देते हैं, अब आप उनका बात सुनिएगा, अगर वो बोलेंगे तो पेड़ पौधा कबाड़ लीजिएगा। तो फिर वो घर आए। उसके बाद फिर मेरी मम्मी और मम्मी के घर में मतलब घर के बाहर झाड़ू लगा रही थे और पत्नी बर्तन धो रही थी। तो उतने में वो गाली गलौज करने लगा। तो मेरी मम्मी पूछने गई कि गाली गलौज से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आदमी बैठाते हैं, उसके बाद फिर आप जो आदमी बोलेगा वो सुनिएगा। तो उतने में वो मारपीट चालू कर दिया। और फिलहाल वक्त हो चला